वंदे मातरम दोस्तों, वेलकम टू शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म। शिवम स्टडी परिवार आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। दोस्तों, आज की क्लास में हम आप लोगों को सीटेट का प्रैक्टिस सेट कराने के लिए जा रहे हैं, वो साइकोलॉजी का। और इससे पहले हम इसकी जो साइकोलॉजी की 12 क्लासें करा चुके हैं और आज ये हमारी 13वीं नंबर की क्लास है। तो एक बार हम आप लोगों को फटाफट फिर से ये बता दें कि ये जो सीटेट दिसंबर 2024 में जो एग्ज़ाम होने के लिए जा रहा है, इसी एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए हम आप लोगों को प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। और ये जो प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, इसमें जितने भी अभी तक सीटेट ने पेपर कराए हैं, तो उन्हीं सीटेट के द्वारा कराए हुए पेपरों का, यानी कि कहने का मतलब साफ साफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का रिवीजन हम आप लोगों को यहाँ पर करा रहे हैं। तो 3 क्लासें हमारी लगातार चल रही हैं, यानी कि 3 सब्जेक्टों की। अपना EVS हो गया है, साइकोलॉजी और हिंदी, 3 की चल रही हैं। 2 अभी छूटे हुए हैं, वो संस्कृत और मैथ। तो दोस्तों, आज की ये हमारी 13वीं नंबर क्लास है। इससे पहले 12वीं क्लास है और आप लोग 12वीं क्लास तक अब ले चुके हैं। 13वीं नंबर की ये क्लास है। आप लोगों को बता दें कि आप लोग जो यूथ का प्रैक्टिस सेट लेके आइएगा और उसमें से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइएगा और वहाँ पर आप उन क्वेश्चन पेपरों को लगाइएगा और यहाँ पर हमारे साथ आप लोग उन्हीं क्वेश्चनों का रिवीजन कीजिएगा। यहाँ पर जो डिफ़िकल्ट पॉइंट होते हैं, हम उन डिफ़िकल्ट पॉइंटों को आप लोगों को अपनी इस क्लास के माध्यम से बताते हैं और क्वेश्चन को करने का तरीका बताते हैं और नई हम मतलब शॉर्ट ट्रिक बताते हैं आपको क्वेश्चन करने का। तो ये जो हम आप लोगों को बताते हैं, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद ख़ास चीज़ है। ठीक है दोस्तों, तो आइएगा हमारा आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। वैसे 23 नंबर क्वेश्चन तक हम क्वेश्चन करा चुके हैं और आज की क्लास का ये हमारा 24 नंबर में क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है। ठीक, तो आप लोगों को बता दें, जो जीन पियाजे जी ने जो अवस्थाओं के बारे में बताया था, तो उन्हीं में जो तीसरे नंबर की अवस्था थी मूर्त क्रियात्मक अवस्था, उन्हीं के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि जीन पियाजे जी सीटेट एग्ज़ाम के लिए बेहद ख़ास हैं। जीन पियाजे जी सीटेट एग्ज़ाम के लिए बेहद ख़ास हैं और इसलिए हमने इनकी अलग से क्लासें भी बना के डाल दी हैं। जीन पियाजे के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इनकी अलग से हमने क्लासें बना के डाल दी हैं। आप लोग उन क्लासों को ज़रूर देखिएगा। और इसी के साथ में हमने जो हमारी अवस्थाएं होती हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, इन तीनों अवस्थाओं की हमने अलग से वीडियो बना के डाली है, क्योंकि जो बेहद ख़ास था हमने वो अलग से वीडियो बना के डाली है। आप लोग इनको ज़रूर पढ़ना। ठीक है, तो उन्हीं अवस्थाओं से जो जीन पियाजे जी ने बताई थी 4 अवस्थाएँ, तो उन्हीं अवस्थाओं से ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो कुछ ऑप्शन पढ़ते हैं हम क्या क्या है। ए ऑप्शन है सुरक्षित रखने की योग्यता, बी परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, सी द्वितीयक वर्तुल प्रतिक्रियाएं, डी सजीवात्मक चिंतन। ठीक है, तो ये हमारे 4 ऑप्शन थे। बताइएगा इसका हमारा क्या आंसर है। तो अगर आपने अवस्थाएं नहीं पढ़ी हैं इनकी जीन पियाजे जी की, तो आप नहीं बता सकते हो। चलो हम बता दे रहे हैं, इसका हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सुरक्षित रखने की योग्यता। अब थोड़ा हम डिटेल में चर्चा करते हैं। इस मूर्त क्रियात्मक अवस्था लगभग 7 से 12 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था का एक प्रमुख कौशल सुरक्षित रखने की योग्यता है। इसे संरक्षण का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सिद्धांत है तीसरे नंबर का, तो इसे संरक्षण का सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु की मात्रा पर उस वस्तु के आकार में परिवर्तन करने अथवा उस वस्तु को कई हिस्सों या टुकड़ों में विभक्त कर देने का कोई प्रभाव नहीं होता है। पियाजे के अनुसार संरक्षण के ज्ञान के लिए विलोमीयता तथा तार्किक गुणता नामक 2 पूर्व योग्यताओं का होना आवश्यक है। विलोमीयता से आशय किसी वस्तु को मानसिक स्तर पर उसके आकार को समझने से है। तार्किक गुणता से आशय
किसी वस्तु या समस्या की दो या दो से अधिक विमाओं या विशेषताओं पर एक साथ ध्यान देने से है। बच्चे इस अवस्था में तरल, लंबाई, भार इत्यादि के संरक्षण से संबंधित समस्याओं का समाधान करने में सक्षम होते हैं। तो ये थी हमारी तीसरी अवस्था जिसके बारे में हमने आपको बताया। आइएगा अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25। देखो जीन पियाजे बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट एग्जाम के लिए। देखो अभी इससे पहले 24 नंबर वो भी जीन पियाजे का, अब 25 नंबर आ गया, तो ये भी देखो जीन पियाजे है। तो जीन पियाजे एवं लेव बायोगस्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? जीन पियाजे, इन्होंने दो मनोवैज्ञानिक का नाम एक साथ ले दिया। जीन पियाजे एवं लेव बायोगस्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? ए, प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन, बी, निष्क्रिय आवृत्ति प्रक्रिया, सी, सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया, डी, कौशलों का अर्जन। 25, ठीक है, तो इसका हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। बेहद इंपॉर्टेंट है जीन पियाजे जी। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा क्या कह रहा है? समाचार पत्रों से कहानियाँ एवं कर्तनों का चयन करना एवं प्रस्तुत करना जो पुरुष एवं महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं से चित्रित करते हैं, निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रभावी रणनीति है? समाचार पत्रों से कहानियों एवं कर्तनों का चयन करना एवं प्रस्तुत करना जो पुरुष एवं महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं को में चित्रित करते हैं, निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रभावी रणनीति है? ए ऑप्शन लैंगिक जेंडर स्थिरता को बढ़ाने के लिए, बी रूढ़िवादी लैंगिक जेंडर भूमिकाओं को प्रोत्साहन देने के लिए, सी लैंगिक जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए, और डी लैंगिक जेंडर पक्षपात को बढ़ावा देने के लिए। कहने का मतलब सीधा सीधा है, इसमें जेंडर की बात की गई है, ठीक है। अब ऑप्शन में चारों ऑप्शन में जेंडर ही जेंडर, अब इसमें कौन सा सही हमारा रहेगा? तो 26 का, तो हमारा 26 का हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, लैंगिक जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए। आइएगा क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए तथा कोहलबर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। वर्णन है ये, ठीक। फिर ये इधर ऑप्शन है। वर्णन क्या है? अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। ये वर्णन था। अब इसका ये हमारे ऑप्शन है, ए सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, डी सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, सी सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, और डी यंत्री उद्देश्य अभिविन्यास। कौन सा इसका उस वर्णन के अनुसार? कहने का मतलब देखो ये है, जो कोहलबर्ग का जो नैतिक का सिद्धांत है उसका वो मेन निचोड़ पूछना चाहता है कि उसके अंतर्गत क्या चीज़ है, ठीक है। तो इसका हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, क्योंकि जिसमें जो कोहलबर्ग ने दिया था वो नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलबर्ग ने दिया था। तो यही हमारा वो सिद्धांत का है, नाम बदल के पूछ रहा है कि उनके सिद्धांत का नाम क्या है, तो सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। अब क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, और हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है? इसकी विशेषताएं, तो दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रतिक्रिया करने की योग्यता, ए अंतरावैयक्तिक अवस्था, बी अंतर्वैयक्तिक, सी नैदानिक, और डी प्रकृतिवादी, ठीक है। आप लोग ये समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? पहले मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा। देखो क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े हैं, आपको इन क्वेश्चनों को पहले समझना पड़ेगा।
ठीक है, एक बार फिर से हम क्वेश्चन को पढ़ के बता रहे हैं आप लोगों को। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। इसकी विशेषताएं ये हैं: दूसरों की मनोदशा, दूसरों के बारे में, ठीक है, दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रतिक्रिया करने की योग्यता। क्या है? ए ऑप्शन अंतरवैयक्तिक, बी अंतरवैयक्तिक, सी नैदानिक और डी प्रकृतिवादी। ठीक है, यानी कि दूसरे के बारे में, जो दूसरों की मनोदशा है, स्वभाव है जी, आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, इनके बारे में आप दूसरों के प्रति सोचते हो तो वो क्या कहलाता है? कहने का मतलब तो वो अंतरवैयक्तिक कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतरवैयक्तिक कहलाता है, यानी कि हमारा बी ऑप्शन सही हो गया। हार्वर्ड गार्डनर, इसके बारे में थोड़ा हम आप लोगों को थोड़ा बता दें। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रतिक्रिया करने की योग्यता अंतरवैयक्तिक बुद्धि कहलाती है। ठीक है, तो इन्होंने सिद्धांत दिया था हार्वर्ड गार्डनर ने, कौन सा? बहुबुद्धि का सिद्धांत। जबकि अंतरवैयक्तिक बुद्धि में अपने भावों व संवेगों को मॉनिटर करने, विभेद करने तथा स्वयं के व्यवहार को निर्देशित करने की क्षमता समाहित रहती है। गार्डन के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में 7 प्रकार की बुद्धि होती है, ठीक, और परंतु वंशानुक्रम तथा वातावरण के अभाव के कारण इनमें से कोई एक या अनेक प्रकार की बुद्धि अधिक विकसित हो सकती है। आप लोग, कहने का मतलब ये पॉइंट ये कह रहा है कि आप लोगों ने भी देखा होगा कि ज़्यादातर हार्वर्ड गार्डनर ये कहा है कि बुद्धि प्रत्येक व्यक्ति में 7 प्रकार की बुद्धि होती है, लेकिन वंशानुक्रम या वातावरण के अनुसार वो एक ही, मतलब कोई देखा होगा, कोई मतलब हर एक काम में कोई माहिर नहीं होता है। हर काम में कोई माहिर होता है, कोई नहीं होता है, कोई किसी एक काम में माहिर होता है। तो भाई जिस काम में माहिर हो गया, यानी कि उसकी बुद्धि उसी में प्रकट हो गई। ठीक है, तो वही यहाँ पर बात हो रही है। आएगा क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण होने चाहिए? बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण होने चाहिए? फर्स्ट, बच्चों को गैर उपलब्धि वाले निम्नलिखित उपलब्धि, बच्चों को गैर उपलब्धि वाले, निम्न उपलब्धि वाले, औसत एवं उच्च उपलब्धि वाले के रूप में अलग करना एवं नाम देना। सेकंड, कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार करना। थर्ड, समय के साथ बच्चों में होने वाले अधिगम परिवर्तनों की प्रगति के बारे में पता लगाना। फोर्थ, बच्चों की क्षमताओं, संभावनाओं, सशक्त एवं चुनौतीपूर्ण पक्षों के बारे में माता पिता के साथ चर्चा करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, ऐसी बात नहीं है कि टफ नहीं है, बिल्कुल टफ है, हम भी कह रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोग इसको लगाइएगा। बच्चों के मूल्यांकन के बारे में आपको कारण का पता लगाना है बच्चों के मूल्यांकन में, तो इसका हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी कौन सा हमारा सही होगा? सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, यानी कि यही जो फर्स्ट छोड़ के हमारा सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये हमारे सही हो जाएंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइएगा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। ये देखो, ये टफ क्वेश्चन है, इसकी हम डिटेल आप लोगों को थोड़ा डिटेल में बताएंगे। बच्चों के मूल्यांकन के निम्नलिखित कारण होने चाहिए। क्या क्या कारण होने चाहिए? फर्स्ट कारण, कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार करना। इस प्रकार के मूल्यांकन को संरचनात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। इसका प्रयोग सीखने की प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। सेकंड, समय के साथ बच्चों में होने वाले अधिगम परिवर्तनों एवं प्रगति के बारे में पता लगाना। थर्ड, बच्चों की क्षमताओं, संभावनाओं, सशक्त पक्षों एवं चुनौतीपूर्ण पक्षों के बारे में माता पिता के साथ चर्चा करना। अतः बच्चों को गैर उपलब्धि वाले, निम्न उपलब्धि वाले, औसत एवं उच्च उपलब्धि वाले के रूप में अलग करना एवं नाम देना मूल्यांकन का न तो उद्देश्य होता है न ही कारण। बच्चों का मूल्यांकन उनकी उपलब्धि के आधार पर वर्गीकरण करने के लिए अवश्य किया जाता है, किंतु मूल्यांकन का उद्देश्य उनको हमेशा के लिए उसी वर्ग में रखकर नाम देना कदापि नहीं हो सकता है। आइएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये आज की क्लास का दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो देखते हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन बच्चे के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं?
निम्नलिखित में कौन बच्चे के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं? फर्स्ट मीडिया, सेकंड विद्यालय, थर्ड परिवार और फोर्थ पास और पड़ोस। बच्चा का जो समाजीकरण होता है उसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उनके बारे में पूछा गया है। तो मुझे लग रहा है इसके सभी ऑप्शन सही हैं। भाई मीडिया भी निभाती है, विद्यालय, परिवार, पास पड़ोस, तो इसका मतलब हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मीडिया भी है, विद्यालय भी है, परिवार भी है, पास पड़ोस, सभी तो उसके समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो समाजीकरण एक विस्तृत और अंतहीन प्रक्रिया है, अंतहीन जिसका कोई अंत नहीं है, जो एक व्यक्ति के साथ जीवन पर्यंत चलती रहती है। व्यक्ति समाज के मूल्यों, मानदंडों, नैतिकता, आदर्शों आदि को ग्रहण करता है और अपने व्यवहार को सामाजिक रूप से उपयोगी बनाने का प्रयास करता है। व्यक्ति के समाजीकरण में निम्नलिखित एजेंसियां, संस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कौन कौन सी हैं? परिवार, आस पड़ोस, सहचर समूह, सहचर समूह मतलब आपके जो साथी हैं वो लोग, विद्यालय, समाज, मीडिया, जनसंचार माध्यम। तो ये सब क्या हैं? समाजीकरण के एक तथ्य हैं ये, जो बच्चे की भूमिका निभाते हैं अच्छे से। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्त तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।